हेलो एवरीवन, दिस इज़ आबू स्नेही। और आज हम 10 दिसंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कैसे प्रीलिम्स और मेंस के लिए हम करंट अफेयर्स को हमारी प्रिपरेशन के अंदर इंटीग्रेट कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए विद्यार्थी आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। मिस्ट्री विजिट्स ढाका, एयर्स कंसर्न्स ओवर सेफ्टी ऑफ माइनॉरिटीज़। सो बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है एंड दैट इज़ वाई जो बहुत टाइम से वहाँ पर इस पॉलिटिकल अनरेस्ट के कारण इंडिया और बांग्लादेश के जो ऑफिशियल रिलेशंस हैं वो थोड़े से कंफ्यूजिंग एक सिनेरियो में जा चुके थे। बट फिर जो विक्रम मिस्री हैं, बाद में विक्रम मिस्री इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो बांग्लादेश गए हैं और वहाँ पे जाके उन्होंने डेफिनेटली जो ऑफिशियल टॉक्स है उनको वापस रिज्यूम करा है। एंड बांग्लादेश में जितने भी डाइवर्स कम्युनिटीज़ हैं उन सब की प्रोटेक्शन उन्होंने डिमांड करी है। बेसिकली यही एक चीज़ है। एंड उसके बाद जो बांग्लादेश के एडवाइज़र हैं उन्होंने इंडिया को बोला है कि प्लीज़ आप सार्क के रिवाइवल के लिए हमारी हेल्प करो। तो ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो न्यूज़ है ये तो बहुत बेसिक है। बट इसमें एक चीज़ उन्होंने बोली है कि जो सार्क है उसमें इंडिया को बांग्लादेश की हेल्प करनी चाहिए सार्क के रिवाइवल के लिए। तो अब देखते हैं ये सार्क है क्या और इसके रिवाइवल की बातें क्यों चल रही है। एक्चुअली सार्क एक साउथ एशिया की ऑर्गेनाइजेशन है। एशिया एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है और उसका जो साउथ एशियन या जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे कुछ कंट्रीज़ आती हैं जैसे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, फिर नीचे श्रीलंका भी है और यहाँ पे म्यांमार भी है। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज़ को मिला के बेसिकली और यहाँ पे मालदीव्स भी है कुछ हद तक। तो ये सारी कंट्रीज़ को मिला के साउथ एशिया बनता है। ठीक है, इन सारी कंट्रीज़ को मिला के साउथ एशिया बनता है। तो साउथ एशिया की जो कंट्रीज़ हैं, सारी नहीं बट जो 8 कंट्रीज़ हैं उनका एक ग्रुप बनाया गया और इसी को बोला गया सार्क। और सार्क का डेफिनेटली फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका एम ये था कि ये 8 कंट्रीज साथ में आएंगी और आपस में क्या करेंगी, कुछ ट्रेड अग्रीमेंट साइन करेगी, कुछ इकोनॉमिक अग्रीमेंट साइन करेगी। और ऐसे ये जो कंट्रीज़ है, क्योंकि सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ है, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ यहाँ पे कभी ना कभी ब्रिटिश के कंट्रोल के अंदर भी थी। तो सिमिलर कॉलोनियल हिस्ट्री के होने के कारण, सिमिलर सिमिलर लिंग्विस्टिक अंडरस्टैंडिंग के कारण, क्योंकि देखो श्रीलंका में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि तमिल बोलते हैं। देन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इंडियन लैंग्वेजेस बोलते हैं। देन म्यांमार और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सिमिलर लैंग्वेजेस बोलते हैं। बांग्लादेश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बंगाली बोलते हैं, जो कि इंडिया में भी बोली जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे कल्चरल, लिंग्विस्टिक, एथनिक सिमिलैरिटीज़ है इन सारी साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर। इसलिए सोचा गया कि क्यों ना यहाँ पे एक ग्रुप बनाया जाए और वो ग्रुप जो है वो आपस में अच्छे से ट्रेड करेगा और बहुत सारे इकोनॉमिक टाइज डेवलप करेगा, इंटरनेशनल फोरम पे साथ में मिलके बातें करेंगे। बट होता क्या है, क्योंकि इस ग्रुप में इंडिया भी है और पाकिस्तान भी है, तो इंडिया और पाकिस्तान की जो एनिमिटी है उसके कारण इस सार्क की जब भी मीटिंग होती थी तब दोनों की जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो डेफिनेटली एक दूसरे से आई टू आई देख नहीं पाते थे। और 2008 के बाद जब इंडिया में 9/11 होता है उसके बाद बहुत सारे टेररिस्ट अटैक्स इंडिया में होते हैं, तो जो रिलेशनशिप है दोनों कंट्रीज़ की वो और ज़्यादा डिटीरियोरेट होती जाती है। इसके कारण पूरे सार्क में दो दो जो सबसे बड़ी कंट्रीज़ है वो इंडिया और पाकिस्तान ही है। तो अगर यही दोनों कंट्रीज़ डिस्कशन नहीं करेंगे तो फिर पूरा जो सार्क है वो एक तरह से रुक जाता है। और बहुत टाइम से सार्क थोड़ा सा इररेलेवेंट हो चुका है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो अब आपको सार्क का नाम लेते हुए सुनेंगे भी नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हुआ क्या है। और क्या है, अफगानिस्तान में अब तालिबान की गवर्नमेंट भी आ चुकी है, तो इंडिया के लिए अब ये एक और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि तालिबान से वो सार्क को रिवाइव करने के लिए कुछ रिलेशनशिप डेवलप करे या नहीं करे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे साउथ एशिया में डेवलप हो चुकी है। सो अब आपको ध्यान रखना है कि जो सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है ये 1985 में ही बन गई थी और ढाका के अंदर एक चार्टर साइन हुआ था। ढाका क्या है, बांग्लादेश की कैपिटल है। तो ये सार्क का जो चार्टर है ये ढाका में साइन हुआ था 1985 में। तब से ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है। उसके बाद एक्चुअली 1981 के अंदर ये पहली बार मिलते हैं 7 कंट्रीज़, ये आपको ध्यान रखना है। 7 कंट्री जो है वो पहली बार 1981 में मिले थे। उसके बाद 1985 में इन्होंने ऑफिशियली एक सार्क का चार्टर साइन कर दिया था। तो स्टार्टिंग में सिर्फ 7 कंट्रीज़ थी, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ठीक है, उसके बाद अफगानिस्तान को भी यहाँ पे ज्वाइन कराया गया। तो तब मिल के ये पूरा एक साउथ एशियन रीजन बन गया, जहाँ पे ये 8 जो कंट्रीज़ है वो यहाँ पे पार्ट है। प्लीज़ आपको ध्यान रखना है जो म्यांमार है, इवन दो वो टू सम एक्सटेंट साउथ एशिया में भी आती है, म्यांमार कभी कभी आपको साउथ ईस्ट एशिया
इस टर्म के अंडर भी मिलेगा, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में वो सारी कंट्रीज आती है सारी, जैसे म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम एक्सेट्रा। तो यूजुअली म्यांमार को साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट ही माना जाता है। वैसे तो वो डायरेक्टली इंडिया से लगा हुआ है, तो टेक्निकली तो वो साउथ एशिया का ही पार्ट होना चाहिए, बट फिर भी साउथ ईस्ट एशिया में हम उसको ज़्यादा काउंट करते हैं, इसलिए वो सार्क का पार्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन और भी बहुत सारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें इंडिया और म्यांमार साथ में है, बट वो कभी और का टॉपिक है। अफगानिस्तान भी 2005 के अराउंड जो है सार्क का 8वां मेंबर बन जाता है। तो टोटल कितने मेंबर्स हो गए सार्क में? 8 हो गए, और सारे ही आपस में लगे हुए हैं। ठीक है, और जो उसका हेड क्वार्टर है टेक्निकली वो काठमांडू में है, नेपाल के अंदर। फाइन, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे सार्क का उन्होंने जिक्र किया था, इसलिए इस पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बाकी जो बेसिक टॉपिक है वो न्यूज़ तो काफ़ी नॉर्मल ही है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। नेक्स्ट, यूनियन गवर्नमेंट नेम्स संजय मल्होत्रा एज आरबीआई गवर्नर। सो आरबीआई गवर्नर बहुत टाइम बाद चेंज हुए हैं। पिछले बहुत सारे टर्म से जो मिस्टर शक्तिकांत दास थे वो आरबीआई गवर्नर थे, और अभी रिसेंटली हमने देखा भी था कि उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक मीटिंग भी कंडक्ट करी थी, और ये उनकी आखिरी मीटिंग थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, क्योंकि अब वो आरबीआई के गवर्नर नहीं रहे। तो अब देखते हैं कि आरबीआई के गवर्नर जो अब नए बनाए गए हैं वो है संजय मल्होत्रा। इनका नाम आपसे यूपीएससी के तो अंदर नहीं, बट जो और भी बहुत सारे डिफरेंट एग्जामिनेशंस होते हैं उनके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब जो आरबीआई गवर्नर अभी नए आए हैं, तो आरबीआई के बारे में और आरबीआई की गवर्नर की जो पोजीशन है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि ये न्यूज़ में है इस साल, तो इट इज़ वेरी पॉसिबल कि प्रीलिम्स में इस पर क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो आरबीआई एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसको आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलोगे। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो किसी भी कंट्री की या इंडिया की मेनली मॉनेटरी पॉलिसी को डिटरमाइन करता है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी ये डिटरमाइन करती है कि लोगों के पास कितनी मनी सप्लाई है, कितनी मनी सप्लाई अवेलेबल है लोगों के पास। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि लोगों के पास जो उनके पास इनकम वगैरह है वो तो उनके पास है ही, लेकिन उस इनकम का कितना पैसा लोगों ने बैंक में रख रखा है, बैंक ने कितना पैसा लोन पे दे रखा है, किस इंटरेस्ट रेट पे लोन पे दे रखा है, इन सबको रेगुलेट करती है आरबीआई, और इसीलिए यहाँ पे वो मनी सप्लाई को भी कंट्रोल कर पाती है। और अल्टीमेट एम जो है आरबीआई का भी वो है ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन मतलब जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी प्राइस में जो इंक्रीज हो जाता है उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो आरबीआई का एम ये है कि उसको इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल रखना है। ठीक है, तो ये मेन है आरबीआई का काम। उसके अलावा आरबीआई जो है वो फॉरेन एक्सचेंज को भी पूरी कंट्री की मेंटेन रखता है। फॉरेन एक्सचेंज मतलब सपोज मुझे यूएस से मतलब मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, वो मुझे यूएस के अंदर बेचना है ना, तो कोई यूएस का पर्सन है जो कि मुझसे खरीदेगा प्रोडक्ट, तो इस यूएस के वाले पर्सन के पास तो डॉलर होंगे, तो ये क्या करेगा, मुझे डॉलर दे देगा। लेकिन मैं अपने पॉकेट में डॉलर नहीं रख सकता, क्योंकि इंडिया के अंदर दूसरी करेंसी के नोट रखना अलाउड नहीं है। तो क्या होगा, ये डॉलर जो है ना ये तो आरबीआई रख लेगी खुद, और मुझे डॉलर के बराबर रुपए दे देगी। ठीक है, डॉलर के बराबर मेरे पास रुपए आ जाएंगे, बट डॉलर का जो नोट है वो आरबीआई खुद रख लेगी। और ऐसे ही ये जो यहाँ पे डॉलर का नोट आरबीआई के पास आ गया ना, ये हो गया फॉरेक्स या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर। तो सिर्फ फॉरेन करेंसी यहाँ पे होती है, सिर्फ फॉरेन करेंसी नहीं होती, यहाँ पे और भी सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो खैर कभी और डिस्कस करेंगे, बट आपको पता होना चाहिए आरबीआई एक्चुअली कर क्या रहा है। इसके अकॉर्डिंग वो जो इंडियन रुपये का सप्लाई है ना वो भी वो मैनेज कर सकता है। और आरबीआई जो है वो 1934 में जब ब्रिटिश राज था तभी बन गया था, एंड इसके लिए एक एक्ट तब पास करा गया था। आज भी आरबीआई का जो एक्ट है 1934 वाला, उससे ही बहुत सारी चीज़ें रेगुलेट होती हैं। एंड ये जो एक्ट पास हुआ था ये किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था? तब एक हिल्टन यंग कमेटी बनी थी 1926 में, उसकी रिकमेंडेशन थी, और तब जाके आरबीआई बना था। ये सारी चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जाती है, इस पर क्वेश्चंस बनेंगे, तो आपको ध्यान रखना है, स्पेशली क्योंकि अब आरबीआई के गवर्नर चेंज हुए हैं, तो नेक्स्ट प्रीलिम्स में इस पर क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। राइट, तो पहले ये प्राइवेटली ओन था, और ये डेफिनेटली जो ब्रिटिश राज है उसके अंदर बना था। जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है तब इसको नेशनलाइज कर दिया जाता है 1949 में। नेशनलाइज मतलब कि इसको गवर्नमेंट की कंपनी या गवर्नमेंट की एजेंसी के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। सिंपल। आरबीआई के अंदर टोटल और कितने मेंबर्स होते हैं? 21। ये भी आपको ध्यान रखना है कि आरबीआई के अंदर टोटल 21 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से ऑब्वियसली इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे बड़ा पोजीशन है वो है गवर्नर। तो गवर्नर तो एक होता है, उसके अलावा 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। ठीक है, कितने डेप्यूटी गवर्नर होते हैं? 4। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो 21 टोटल मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक गवर्नर होगा, और 4 जो होंगे वो डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग होते हैं, वो आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। ऊपर से
जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, देखो ये जो गवर्नर है और ये जो डेप्यूटी गवर्नर्स हैं, ये वो लोग हैं जो कि सिविल सर्वेंट्स हैं या फिर ब्यूरोक्रेट्स हैं। इनमें कोई पॉलिटिशियन नहीं है अभी। लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो तो सारे पॉलिटिशियंस हैं और वो चाहेंगे कि उनका कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हो, तो वो भी अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे भेज देते हैं, वो भी आरबीआई के मेंबर बन जाते हैं। ठीक है, इतना ही आपको ध्यान रखना है। और ऑब्वियसली आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को देखती है, फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करती है, ये मैंने आपको बता दिया। और कोई भी गवर्नर, जो आरबीआई का गवर्नर है, वो 3 साल तक अपनी पोजीशन पे रहता है, लेकिन ये एक्सटेंडेबल है, मतलब ये जो 3 साल है इसको बढ़ाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पर। इस एडिटोरियल में ये बताया जा रहा है कि जब अब डोनाल्ड ट्रंप की सेकंड प्रेसिडेंसी आएगी, उसके अंदर वर्ल्ड का और इंडिया का आउटलुक क्या होगा। तो इसमें डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें लिखी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे काम की नहीं है, तो इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट करके, कंसाइज करके यहाँ पे आपके सामने रखा है, ताकि आपको समझ में भी आए और वही चीज़ आप देखो जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेंशन है, मैं आपको उसके बारे में कुछ कुछ छोटे छोटे स्निपेट्स से बताता रहूँगा, जो शायद आपके एग्जाम में पूछे ना जाए, लेकिन आपके इंफॉर्मेशन और आपकी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी 2016 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जीते थे और 20 तक उनका एक पूरा प्रेसिडेंट का टेन्योर था। उसके बाद 24 में भी इलेक्शन होते हैं, लेकिन अभी जो है अभी भी जो बाइडन ही प्रेसिडेंट है, क्योंकि अगले साल जनवरी 25 में जाके ही जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे। इस पूरे दिसंबर तो एटलीस्ट जो बाइडन ही प्रेसिडेंट है अभी यूएस के। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि ये एक बहुत ही मेजर विक्ट्री है, क्योंकि सिर्फ जो एग्जीक्यूटिव है वहाँ के, सिर्फ उस पे ही कंट्रोल नहीं है डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी का, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन पार्टी से ही आते हैं। पर रिपब्लिकन पार्टी का कंट्रोल यूएस के लेजिस्लेटिव पे भी है। अब तो जो लेजिस्लेटिव है यूएस का, वो 2 पार्ट में, या जो पूरा लेजिस्लेचर है वो 2 पार्ट्स में है। इंडिया जैसे ही, इंडिया में भी जैसे लोकसभा और राज्यसभा है, वहाँ पर भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स उनका लोकसभा हो जाता है और सेनेट उनका राज्यसभा हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा अब होगा क्या, अब होता ये है कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तब उनकी थोड़ी सी जो पॉलिसीज़ है वो डिफरेंट होगी। ये मैंने पहले भी आपको एक बार बताया था, बट मैं आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी का पर्सपेक्टिव है वो काफ़ी प्रोटेक्शनिस्ट है। प्रोटेक्शनिस्ट, ये टर्म्स ना आप बहुत बार न्यूज़ में सुनोगे भी, इनवर्ड लुकिंग। ठीक है, इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप हमेशा अपनी स्पीचेस में कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, तो ये उसी का एक आइडिया है। देखो जो बाइडन का जो पर्सपेक्टिव था, उनको बोला जाता है इन जनरल ग्लोबलिस्ट। दैट मीन्स वो बाकी सारे कंट्रीज के साथ मिलके काम करना चाहेंगे। और यहाँ पे प्रोटेक्शनिस्ट या फिर इनवर्ड लुकिंग अप्रोच होती है, जिसमें कंट्री सिर्फ खुद का देखती है और पूरे वर्ल्ड को नहीं देखती, मतलब वो खुद के बेनिफिट को ही देखेगी सिर्फ। अब इसमें आप ये भी सोच सकते हो, जैसे क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज में डेवलप्ड कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्रीज के लिए फाइनेंस इकट्ठा करना है और डेवलपिंग कंट्रीज को देना है। और डेवलप्ड कंट्रीज में यूएस भी आती है। और क्योंकि जो बाइडन या उनकी पार्टी ग्लोबलिस्ट है, तो वो इस क्लाइमेट फाइनेंस को देने के लिए रेडी हो जाएगी। और डोनाल्ड ट्रंप जैसे प्रोटेक्शनिस्ट हैं थोड़े, तो वो इस क्लाइमेट फाइनेंस को शायद ना दें, क्योंकि पहली बात तो क्लाइमेट चेंज में वो बिलीव नहीं करते। दूसरी चीज़ ये भी है कि ऐसे ग्लोबल टॉपिक्स पे वो बहुत ही मुश्किल से डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करेंगे, अगर करेंगे भी तो, क्योंकि वो अमेरिका को फर्स्ट रखेंगे। एंड जो ओवरऑल ग्लोबल चैलेंजेस हैं उस पर वो वर्ल्ड के साथ नहीं आएंगे जब तक अमेरिका का खुद का फायदा ना हो। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब ये जो प्रिंसिपल है थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में आज ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं वो यूरोपियन एंड अमेरिकन जो पावर्स हैं, उन्होंने जो पूरे वर्ल्ड को कॉलोनाइज करा है, सारे रिसोर्सेज को उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करा है और डेवलपिंग वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा पिछड़ा छोड़ दिया है, बैकवर्ड छोड़ दिया है। और अब वो बोल रहे हैं कि ठीक है, अब हम सेल्फिश हो जाएंगे, अब हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। तो फिर डेवलपिंग वर्ल्ड का जो एक्सप्लॉइटेशन हुआ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता है। लेकिन ऑब्वियसली जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं तो उससे इंडिया को इन टर्म्स पे नुकसान होता है, लेकिन वैसे काफ़ी कुछ हद तक फ़ायदा भी हो सकता है, वो हम देखते हैं। तो जो फॉरेन पॉलिसी का आउटलुक रहेगा यूएस का, अब आपको समझ में आ जाएगा कि वो थोड़ा सा टाइट रहेंगे। देखो जो एक नेटो ऑर्गेनाइजेशन बनी है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज़ को मिला के,
और ये नेटो क्यों बनी है? ताकि रशिया और जो रशिया के फ्रेंड्स हैं, उनसे उनके अगेंस्ट पूरा जो यूरोप है, मेनली जो वेस्टर्न यूरोप है और नॉर्थ अमेरिका है, वो साथ में आ जाता है। लेकिन नेटो की खुद की एक आर्मी भी है। नेटो में जितने भी कंट्रीज है ना, उन कंट्रीज की खुद की आर्मी है इंडिविजुअल, और इन सबको मिला के भी एक नेटो की अलग से आर्मी है। तो जितने भी कंट्रीज नेटो के मेंबर्स है ना, उनको अपने डिफेंस बजट का 2% इस नेटो की आर्मी को मेंटेन करने के लिए देना पड़ता है। लेकिन ये देखा गया है कि बहुत सारी जो कंट्रीज हैं, छोटी छोटी यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो अपना ना ये 2% वाला जो रूल है, इसको फॉलो नहीं कर रही, और इससे कम ही पैसा वो क्या कर रही है, यहाँ पे नेटो की आर्मी को मेंटेन करने के लिए डाल रही है। तो क्योंकि ट्रम्प बहुत प्रोटेक्शनिस्ट है और बहुत ही ज़्यादा इनवर्ड लुकिंग है, डेफिनेटली वो ये सोचेंगे कि जब ये यूरोपियन कंट्रीज नेटो में जो उनका डिफेंस में पैसा डालना था वो उतना डाल नहीं रही, तो मैं भी क्यों डालूं? ठीक है, तो और ग्लोबलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या होता कि यूएस बोलता कि वो हेल्प करेगा इन कंट्रीज की, जब इवन दो ये जो कंट्रीज है ये पूरा अपना डिफेंस की प्रायोरिटी पूरी नहीं कर रही। बट ट्रम्प ऐसा नहीं करेंगे। वो हो सकता है अगर वो 2%, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज अपने 2% का डिफेंस टारगेट पूरा ना करे, तो हो सकता है ट्रम्प उनकी मदद करने नहीं आए फ्यूचर में और नेटो के लॉस का वायलेशन भी कर दे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों के पर्सपेक्टिव्स कितने बदलते हैं और क्या ओवरऑल जियो पॉलिटिकल डिफरेंस आ सकता है फ्यूचर में। ठीक है, सो यूरोप, वेस्ट एशिया और चाइना, यहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट देखने को मिलेगी। जो यूरोप का वीक डिफेंस एफर्ट है, यही है जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया ना नेटो का, यही यहाँ पे लाइन लिखी है कि यूरोप का वीक डिफेंस एफर्ट है, क्योंकि बहुत सारी ऐसे यूरोपियन कंट्रीज हैं जो 2% का जो टारगेट है डिफेंस बजट का वो पूरा नहीं कर पा रही नेटो के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें। देन एक्सपेक्टेड टू डिमांड ग्रेटर यूरोपियन कॉन्ट्रीब्यूशन टू डिफेंस। ऑब्वियसली ट्रम्प या फिर जो यूएस है, अब वो और ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन डिफेंस के अंदर यूरोपियन कंट्री से डिमांड करेगा जो कि नेटो की मेंबर है, उनसे मेनली। ठीक है, वेस्ट एशिया की बात करें, वेस्ट एशिया मतलब मिडल ईस्ट। हमारे लिए ये वेस्ट एशिया ही है, जो साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका या जो यूरोप है, उनके पर्सपेक्टिव से ये रीजन मिडिल ईस्ट हो जाता है, बट हमारे लिए तो ये वेस्ट एशिया ही है। तो यहाँ पर क्या है, ऑब्वियसली जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसराइल में, यूएस अब शायद इसराइल की टर्म्स पे वॉर को कंटिन्यू ना करे, ऐसा हो सकता है। एंड जो जो रशिया है उसके साथ अपने जो टाइज है यूएस, वो थोड़े इंप्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। एंड ईरान पर ओवरऑल बर्डन जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज करने की कोशिश कर सकते हैं। एक चीज़ आपको पता होगी कि इंडिया बहुत सारा ऑयल खरीदता था ईरान से और काफ़ी चीप रेट से खरीदता था। यूएस और ईरान बहुत टाइम से ना एनिमीज टाइप से हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को फोर्स करा कि हम ईरान से ऑयल खरीदें ना, और हमने अग्री कर दिया। फिर हमने ईरान से ऑयल खरीदना छोड़ दिया ट्रंप के कारण, और उसके बाद हमारी कंट्री में जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो आपको ध्यान रखनी है। चाइना अब प्राइमरी एडवर्सरी हो जाएगा। देखो, जो डेमोक्रेट पार्टी है या फिर जो जो बाइडन है, उनके लिए रशिया यूएस का सबसे बड़ा एनिमी होता है, एंड ट्रंप या फिर रिपब्लिकन पार्टी के लिए चाइना सबसे बड़ा एनिमी होता है। अब ऐसा कोई कॉन्क्रीट रूल नहीं है, बट ये जनरल ऑब्जर्वेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो चाइना से इंपोर्ट आ रहा है यूएस के अंदर, या जो भी चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है यूएस के अंदर, उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स और टैरिफ लगा दिए जाएंगे। एंड ताइवान जो है एक मेन पॉइंट रहेगा, क्योंकि देखो चाइना के अराउंड यहाँ पे ताइवान है। चाइना क्लेम करता है ताइवान चाइना का पार्ट है, लेकिन ताइवान के अंदर खुद की गवर्नमेंट है और सारी चीज़ें उनकी है। तो यूएस डेफिनेटली ताइवान को ज़्यादा सपोर्ट करेगा चाइना को परेशान करने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ऑब्वियसली ये जो पूरा पैसिफिक ओशन है, वहाँ पे ताइवान एक बहुत बड़ा फ्रेंड भी है या फिर एलाई है यूएस का। अब बात करते हैं इंडिया और यूएस रिलेशनशिप की, ये कैसे नेविगेट होगी। देखो, ओवरऑल जो आउटलुक है वो थोड़ा सा पॉजिटिव है इंडिया की तरफ, क्योंकि इंडिया और यूएस के सिमिलर चैलेंजेस है। जैसे इंडिया और चाइना का भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यूएस और चाइना का भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो वही बात होगी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ऑलमोस्ट सिमिलर। ऑब्वियसली ग्लोबल लेवल पे ये चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होती, बहुत सारे इंटरेस्ट्स यहाँ पे अलाइंड होते हैं, लेकिन इन जनरल आपको ये दिखेगा कि दोनों कंट्रीज का कॉमन ग्राउंड है चाइना के अगेंस्ट। देन डिफेंस एंड ट्रेड कॉर्पोरेशन पिछले बहुत सालों से बढ़ता जा रहा है। जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, तब इन दोनों ने एक 1-2-3 न्यूक्लियर अग्रीमेंट भी साइन करा था। ठीक है, तो तब से जो इंडिया के डिफेंस रिलेशनशिप है वो बढ़ती जाती है। फिर यूएस के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी जो नेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स है वो बदलती है, फिर भी जो दोनों की रिलेशनशिप है आज के टाइम पे काफ़ी डिफेंस के टर्म्स में अच्छी हो गई है। एंड यहाँ से एक और प्रॉब्लम ये है, देखो इंडिया जो है वो डिफेंस के मामले में इसराइल एंड यूएस के काफ़ी क्लोज होते जा रहे हैं।
एंड इसलिए हमारा जो डिफेंस ट्रेड है रशिया से, वो अब इतना स्ट्रांग नहीं रहा, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड इसलिए ये एक और कारण है कि जो रशिया है वो चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ अपनी रिलेशनशिप धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है। इसके बहुत सारे कारण है, बट ये एक कारण भी है क्योंकि इंडिया डिफेंस के लिए यूएस, इसराइल और इवन फ्रांस के बहुत ज़्यादा क्लोज होते जा रहे हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बट जो यूएस और इंडिया का डिफेंस कोऑपरेशन वो डेफिनेटली धीरे धीरे बढ़ रहा है। रिसेंटली 3 बिलियन डॉलर्स तक की मिलिट्री डील साइन करी गई है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अब इस पे बात चल रही है फिलहाल, जो MH-60R हेलीकॉप्टर की डील हो रही होगी यूएस के साथ। तो इस पे अब प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि ये पहले बात तो पूछ लेंगे ये MH-60R क्या है। तो एक तो ये हेलीकॉप्टर है, दूसरी चीज़ ये किस किस के बीच में अग्रीमेंट हो रहा है इसका, वो हो रहा है इंडिया और यूएस के बीच में। तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी भी दोनों के लिए एक यूनिफाइंग फैक्टर है, दोनों कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ ही जो नई नई फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, देन 6G एट्सेट्रा, तो यहाँ पे दोनों कंट्रीज़ साथ में मिलकर काम करना चाहती है। एंड वो एक कंबाइनिंग और एक कन्वर्जेंस का पॉइंट है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। एंड ऑब्वियसली दोनों कंट्रीज़ काउंटर टेररिज्म में पार्टिसिपेट करेंगे साथ में मिलके, और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है पैसिफिक ओशन में और इंडियन ओशन में, उसको भी बैलेंस करने के लिए क्वाड अलायंस में भी जो यूएस और इंडिया कोऑपरेट करेंगे, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एंड इसमें कुछ नया नहीं है, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आपको पता ही होगी, बट यहाँ पे थोड़ी सी सम अप करके लिख दी गई है। मैंने आपको बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट भी बता दिया है, थोड़ा सा बैकग्राउंड। आई होप कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक के बारे में और ज़्यादा इंप्रूव हो गई हो। तो मतलब जो ट्रंप की प्रेसिडेंसी है वो मिक्स्ड है, कहीं कुछ कुछ कन्वर्जेंस पॉइंट्स है लेकिन कुछ डाइवर्जेंसी पॉइंट भी है। जैसे इंडिया क्लाइमेट चेंज को लेके बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव है। जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडिया, जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, उसमें ऑलमोस्ट इंडिया हमेशा टॉप 10 के अंदर रहता है, और हमने 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का टारगेट भी ले लिया है। रिन्यूएबल एनर्जी 50% के टारगेट तक बहुत ज़्यादा क्लोज आने वाली है। सो द थिंग इज, और जो डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी है उसके अंदर जो क्लाइमेट चेंज है उस पर वो कुछ भी काम नहीं करेंगे। इनफैक्ट हुआ तो वो जो UNFCCC है ना, जिसकी बहुत सारी हर साल एक कॉप होती है, अभी रिसेंटली COP29 हुई थी। ट्रंप ने ये डिसीजन लिया था पिछले प्रेसिडेंसी में कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन से निकल जाएंगे। वो तो जो बाइडन ने यहाँ पे यूएस को बना रखा है इसका मेंबर, तो ये भी डर है कि जो ट्रंप है वो इससे वापस निकल जाएंगे। तो लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइक इंडिया जो है वो क्लाइमेट चेंज को बहुत सीरियसली ले रहा है, और अगर यूएस क्लाइमेट चेंज में अपना हाथ झाड़ लेगा कि भाई मैं तो मानता ही नहीं क्लाइमेट चेंज में, और मैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की मदद भी नहीं करूँगा, तो ये एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है इंडिया को ग्लोबल लेवल पे। तो ऐसे कुछ चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कहीं डाइवर्जेंस भी है दोनों की अंडरस्टैंडिंग में, और कहीं कन्वर्जेंस भी है। तो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस दोनों के पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल के अंदर, इन एनर्जी डिपेंडेंट वर्ल्ड द इशू ऑफ फूड सिक्योरिटी। तो यहाँ पे ओवरऑल बात करी गई है कि कैसे एनर्जी सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी साथ में लिंक्ड है। एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि सिक्योरिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ होना, कोई चीज़ अवेलेबल होना अफोर्डेबल रेट पे, ठीक है। जैसे इंडिया के अंदर जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो थोड़ी सी कम है, क्योंकि हमारे खुद के पास ना क्रूड ऑयल बहुत कम है, और ऑलमोस्ट 85% जो हमारी क्रूड ऑयल की डिमांड है वो हम इंपोर्ट करके ही फुलफिल करते हैं, है ना। तो मतलब हम बाकी कंट्रीज पे डिपेंडेंट है क्रूड ऑयल के लिए, पेट्रोल, डीजल, जो इनके रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए भी हम बाकी कंट्रीज पे, एक्सटर्नल कंट्रीज पे डिपेंडेंट है। तो जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है वो काफ़ी कम है, ठीक है। और वही सिक्योरिटी का मतलब होता है जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है अफोर्डेबल कॉस्ट पर, तो मतलब हमारी सिक्योरिटी उस चीज़ के लिए अच्छी खासी है। सो ये देखा गया है कि वर्ल्ड में कि जहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी होती है, अब इनसिक्योरिटी मतलब जैसे मैंने लिख दिया फूड इनसिक्योरिटी, तो फूड इनसिक्योरिटी का मतलब कि जो फूड है एक तो अवेलेबल कम होना, दूसरी चीज़ वो अफोर्डेबल भी नहीं होना, तो उस सिचुएशन को कहते हैं फूड इनसिक्योरिटी। अगर फूड अफोर्डेबल भी है और अवेलेबल भी है तो उसको हम कह देंगे फूड सिक्योरिटी, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो ये आर्टिकल कह रहा है कि फूड इनसिक्योरिटी और एनर्जी इनसिक्योरिटी दोनों लिंक्ड है, ठीक है। तो एनर्जी इनसिक्योरिटी को आप एनर्जी पॉवर्टी भी बोल सकते हो। देखो कितना इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, जितने भी कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे बोला है ना ये सारे इंपॉर्टेंट है। ये मेंस में अगर आप लिखते हो तो एक इंप्रेशन आप देते हो एग्जामिनर पे, क्योंकि उनको पता लगता है कि आपको ये चीज़ें पता है, ठीक है। ऑब्वियसली आपको चीज़ें पता है, बट अगर आप एक स्पेसिफिक कीवर्ड से बताते हो तो एक इंप्रेशन अलग से बनता है। एनीवे, तो एनर्जी पॉवर्टी क्या हो गया, सिंपल। पॉवर्टी क्या होता है, किसी भी जो बेसिक
नीड्स हैं वो फुलफिल ना हो पाना, क्योंकि पैसे की कमी के कारण या रिसोर्सेज की कमी के कारण एनर्जी पॉवर्टी क्या होगा कि एनर्जी की अवेलेबिलिटी कम होना। जैसे इंडिया के अंदर स्पेशली क्रूड ऑयल की एनर्जी पॉवर्टी है, सिंपल, वैसे आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल कह रहा है कि फूड इनसिक्योरिटी और एनर्जी इनसिक्योरिटी या फिर एनर्जी पॉवर्टी जो है वो इंटरट्वाइंड है, वो साथ में चलते हैं और एक दूसरे को पुश करते हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, पॉपुलेशन ग्रोथ, इनइक्वालिटी, इनके कारण जो ये फूड इनसिक्योरिटी है और एनर्जी पॉवर्टी है बढ़ती जाती है। ये काफ़ी ऑब्वियस भी है, ठीक है। देन यहाँ पे एग्रीकल्चर का रोल लिखा है एनर्जी डिपेंडेंसी पर। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत सारा डेटा है जो आपके काम का है मेंस के पर्सपेक्टिव से। इनफैक्ट प्रीलिम्स में भी इतना इंपॉर्टेंट डेटा है कि प्रीलिम्स में भी आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, किसी ना किसी फॉर्म में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे लिखा है कि जो एग्रीकल्चर है वो वर्ल्ड का जो फ्रेश वाटर है ना, उसका 70% तो एग्रीकल्चर ही कंज्यूम कर लेता है। और इसीलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या फिर ओवरऑल जो वर्ल्ड है वो कोशिश कर रहा है कि हम एग्रीकल्चर को और ज़्यादा सस्टेनेबल बनाएं। एक तो उन क्रॉप्स को उगाएं जो कि इतना ज़्यादा वाटर कंज्यूम ना करें। जैसे इंडिया में राइस, शुगर केन 1 kg उगाने के लिए 3000 लीटर तक का पानी यूज़ कर लेती है, ठीक है। तो द थिंग इज कि इनको उगाना कम करा जाए, कुछ और जो क्रॉप्स हैं उगाए जाए, या फिर अगर इनको भी उगाना है तो इनको थोड़ा सा और वाटर एफिशिएंट बनाया जाए, ड्रिप इरिगेशन वगैरह को यूज़ करके, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो ग्लोबल एग्रीकल्चर है वो 70% फ्रेश वाटर को कंज्यूम कर लेता है, और जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज एमिट होती है वो 20% एग्रीकल्चर से ही आती है। क्योंकि एग्रीकल्चर में क्या है, जैसे राइस है, अब राइस को पानी से ढक दिया जाता है ना। जब चावल उगाए जाते हैं तो उनको उसको पानी से ढक दिया जाता है, पानी भरा होता है पूरा। और इस कंडीशन में बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया है, वो ना यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं और वो धीरे धीरे मीथेन रिलीज करते रहते हैं। धीरे धीरे वो मीथेन रिलीज करते हैं, और मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। तो इससे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज बढ़ता है। सो 20% जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो एग्रीकल्चर से आ रही है, और 70% जो फ्रेश वाटर है वो एग्रीकल्चर कंज्यूम करता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है, मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा ओवरस्टेट कर भी नहीं सकता, ठीक है। और एग्रीकल्चर फॉसिल फ्यूल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट भी है। कैसे, मतलब एग्रीकल्चर को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो यूजुअली ये जो इलेक्ट्रिसिटी है कोल से आती है। बहुत सारे एग्रीकल्चर के अंदर जो है पंप को यूज़ करा जाता है पानी के लिए। पानी को जब अंडरग्राउंड से निकाला जाता है या कोई कनाल जा रही है उससे पानी को डाइवर्ट करा जाता है, तो उसमें वाटर पंप को यूज़ करा जाता है। तो कभी कभी ये जो वाटर पंप्स हैं ये डीजल जनरेटर से ऑपरेट होते हैं। कोल, डीजल, ये सब क्या है, ये फॉसिल फ्यूल ही है। बड़े बड़े ट्रैक्टर्स डीजल पे चलते हैं। तो द थिंग इज कि एग्रीकल्चर में फॉसिल फ्यूल भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है, मैकेनाइजेशन के लिए, इरिगेशन के लिए, फर्टिलाइजर। और जब फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड प्रोड्यूस करे जाते हैं तब भी बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है, ठीक है। तो इससे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, कि एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाने की ज़रूरत क्यों है। अब उसके फैक्ट्स आप दोगे। पहले बात तो एग्रीकल्चर 70% फ्रेश वाटर यूज़ कर लेता है। एग्रीकल्चर 20%, जो टोटल ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन हो रही है पूरे वर्ल्ड में, 20% तो एग्रीकल्चर से ही आ रही है। उसके अलावा एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हो रहा है। कैसे, क्योंकि बहुत सारा फॉसिल फ्यूल यूज़ करा जाता है मैकेनाइजेशन के लिए, इरिगेशन के लिए, फर्टिलाइजर या फिर पेस्टिसाइड प्रोडक्शन के लिए। तो ये सारी चीज़ें आज का एग्रीकल्चर के फीचर्स हैं। तो इसलिए इसको इम्प्रूव करने के लिए हमें एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे धीरे धीरे टेम्परेचर्स बढ़ते जाएंगे, वेदर पैटर्न्स और ज़्यादा खराब होते जाएंगे, जिससे एग्रीकल्चर को और ज़्यादा नुकसान होगा। ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। तो हो क्या रहा है, अगर हम बहुत ज़्यादा एनर्जी एक तरह से आप इलेक्ट्रिसिटी मान लो, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और यूजुअली अभी फिलहाल जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो फॉसिल फ्यूल से ही हो रही है। मेनली कोल से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो अगर अब आप खुद देख लो, एग्रीकल्चर को क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, चाहे वो वाटर पंप्स के लिए हो या बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, फॉसिल फ्यूल चाहिए ट्रैक्टर चलाने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए बहुत सारे पर्पसेस के लिए। देन जो एग्रीकल्चर में केमिकल्स जैसे फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, उन इंडस्ट्रीज को भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चाहिए। तो इस पूरे प्रोसेस में बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है, और तभी जाके जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर कोई क्रॉप उग पाती है, ठीक है। तो मतलब क्या है, जो एमिशन है ग्रीन हाउस गैसेज का, एक तरह से वो रूल बन गया है कि अगर एमिशन होगा तब जाके ही क्रॉप उगेगी। तो उन कंट्रीज में जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या एमिशन कम होता है, तो वहाँ पर, और एनर्जी की कमी है, तो वहाँ पे फूड भी कम बनेगा या जो क्रॉप है वो भी कम उगेगी। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जो
फूड इनसिक्योरिटी है और एनर्जी सिक्योरिटी है वो साथ में है, क्योंकि फूड उगाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। किसी कंट्री में अगर एनर्जी की कमी है तो वहाँ पे फूड भी कम उगेगा या उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। लो इनकम नेशंस इस एनर्जी डेफिसिट के बहुत बड़े शिकार हैं। जैसे जो सब सहारन अफ्रीका है, सब सहारन अफ्रीका क्या होता है, ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। जो ये ऊपर वाला रीजन है ना, यहाँ पे है सहारा डेजर्ट, ठीक है, यहाँ पे सहारा डेजर्ट। और जो भी रीजन इसके बाहर है, ये जो पूरा रीजन है अफ्रीका का बचा हुआ, ये क्योंकि सहारा डेजर्ट का पार्ट नहीं है, इसको बोल दिया जाता है सब सहारन डेजर्ट। तो ये आपको, या सॉरी, इसको बोल दिया जाता है सब सहारन अफ्रीका। ये आपको ध्यान रखना है, ये कीवर्ड बहुत बार आपको न्यूज़ में दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एनर्जी की बहुत डेफिसिट है। डेफिसिट मतलब यहाँ पे एनर्जी इनसिक्योरिटी है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की बहुत कमी है। एंड इसके कारण ये लोग बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्ट पे रिलाइड रहते हैं फूड के लिए। और इसलिए यहाँ पे फर्टिलाइजर भी बन नहीं पाते, क्योंकि फर्टिलाइजर बनाने के लिए भी इंडस्ट्री चाहिए, वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी इनकी ज़रूरत है। अब जब यहाँ पे एनर्जी डेफिसिट है ही और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी नहीं है, तो यहाँ पे फूड भी कम प्रोड्यूस होगा, उसके कारण इनको इम्पोर्ट काफ़ी करना पड़ेगा, ठीक है। जो नेचुरल गैस है, मतलब जो मीथेन है ना, उसको फ्यूल जैसे यूज़ करा जा सकता है, तो उसकी भी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होती है। इसके कारण, और मीथेन को यूज़ करके फर्टिलाइज़र भी बनता है, इसके कारण जो फर्टिलाइज़र की कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती रहती है। और इसके कारण जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है जैसे इंडिया, यहाँ पे फर्टिलाइज़र का जो शॉर्टेज है वो भी देखने को मिलता है। फिलहाल जो DAP है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसका एक बहुत ही बड़ा शॉर्टेज इंडिया को फेस करना पड़ रहा है फिलहाल, ठीक है, इसी कारण से। देन रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो सोलर पावर एनर्जी या सोलर पावर इरिगेशन, वो इसका एक सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन इसका भी जो डिप्लॉयमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी का एग्रीकल्चर के अंदर, वो भी अनइवन है। मतलब कुछ जगह बहुत ज़्यादा है, कुछ जगह बहुत कम है। एंड ओवरऑल जो हाई इनकम कंट्रीज़ है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ऑलमोस्ट 80% जो नया रिन्यूएबल कैपेसिटी है वो इन्हीं कंट्रीज़ में इंस्टॉल हुआ है। ये नंबर आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको ये मेंटल नोट बना लेना है कि ओवरऑल जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं, वहीं पे नई रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी ऐड हो रही है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसमें ऐसा नहीं हो रहा। ऑब्वियसली इंडिया एक एक्सेप्शन है, क्योंकि हमारी कंट्री में रिन्यूएबल एनर्जी का जो डिप्लॉयमेंट है वो काफ़ी अच्छी रेट से हो रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड एक और चीज़ प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है, अब आपने देख लिया कि फॉसिल फ्यूल को यूज़ करके एनर्जी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा कार्बन का एमिशन होगा, जो जिससे ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होंगी और ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाएगी। लेकिन एनर्जी तो चाहिए क्रॉप्स उगाने के लिए, तो क्यों ना हम इस एनर्जी को फॉसिल फ्यूल की जगह रिन्यूएबल एनर्जी से बनाएं। तो रिन्यूएबल एनर्जी बहुत तरीके से आती है। तो देखा गया कि फॉसिल फ्यूल की जगह जो ट्रैक्टर्स हैं या पंप्स हैं, उसमें हम डीजल या पेट्रोल की जगह क्यों ना बायोफ्यूल को यूज़ करें, ठीक है। लेकिन बायोफ्यूल को बनाएंगे कैसे? बायोफ्यूल को कैसे बनाते हैं? एक खेत पे कुछ ऐसा क्रॉप उगाई जाती है जिसमें से कोई ना कोई ऑयल को एक्सट्रैक्ट करा जाता है, या इसमें से एथेनॉल को एक्सट्रैक्ट करा जाएगा और फिर इसको यूज़ करके बायोफ्यूल बना दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बायोफ्यूल बन रहा है, मतलब एक खेती की ज़मीन पे कोई ऐसी क्रॉप उगानी है जिससे बायोफ्यूल बन पाए। लेकिन आप खुद सोचो, अगर आप खेत पे फ्यूल वाली क्रॉप उगा रहे हो तो फूड वाली क्रॉप कहाँ उगेगी? तो मतलब अब एग्रीकल्चर की जो लैंड है उसका डुअल रोल आ गया है। उसको फूड भी उगाना है लोगों का पेट भरने के लिए, और उसको फ्यूल भी उगाना है ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। तो इससे क्या है, जो लैंड और वाटर रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हो रहे हैं। एंड अगर इसमें एक एथिकल क्वेश्चन भी है कि अगर लोग फ्यूल को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करने लग गए फूड के ऊपर, तो ओवरऑल जो वर्ल्ड हंगर है वो बढ़ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी 12% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो हंगर से जूझ रही है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल था। आई होप कि आपको कंसेप्चुअली चीज़ें समझ में आई। चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ, ऑन रिफॉर्म्स इन मर्चेंट शिपिंग। तो ये एक पर्टिकुलर एक लेजिस्लेशन है, 2 लेजिस्लेशन है जो अभी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुए हैं। एंड द थिंग इज़ कि इनके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस है। अब जो पर्टिकुलर ये जो आर्टिकल न्यूज़पेपर के अंदर था ये बहुत बड़ा था, इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे काम की नहीं है, बट 2-3 चीज़ें हैं जिसपे ना प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड करी है। तो अभी 2 बिल इशू हुए हैं, 2 बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। एक तो है मर्चेंट शिपिंग बिल। जो मर्चेंट शिपिंग बिल है ये जो 1958 का एक्ट है ना उसको रिप्लेस कर देगा, और उसको रिपील कर देगा, उसको रिप्लेस कर देगा। ये जो लाइन मैंने अभी बोली है ना, ये एक प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बन के आ जाएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। और प्रीलिम्स में अगर आप कोई और यूपीएससी की जगह किसी और स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो एक्सेट्रा,
तो वहाँ पे तो ये आपका ना ये साल चेंज कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2000 कि मर्चेंट शिपिंग बिल, जो मर्चेंट शिपिंग एक्ट था 2000 का, उसको रिपील करने आ रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे 1958 के अराउंड आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ एक्ट एग्जिस्ट करता था। तो ये जो मर्चेंट शिपिंग बिल है, ये इसको भी रिप्लेस करेगा, और कोस्टल वेसल्स एक्ट इसको भी रिप्लेस करेगा। इसका ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये दोनों आपको पता होना चाहिए कि ये दो एक्ट्स को रिप्लेस कर रहे हैं। एक और यहाँ पे एक्ट इंट्रोड्यूस करा है, कोस्टल शिपिंग बिल। इसका एम क्या है? इसका एम यह है कि ओवरऑल जो इंडिया के कोस्ट है, वहाँ पे सागर माला प्रोग्राम को बूस्ट दिया जाएगा, और इंडिया का कोस्टल वाटर का कमर्शियल यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, मैं यहाँ पे इंडिया की कोस्ट बना देता हूँ। एक्चुअली अफ्रीका के इधर ही है इंडिया की कोस्ट भी। तो ये इंडिया की पूरी कोस्ट है ना। अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे पोर्ट्स हैं, बहुत सारे पोर्ट्स हैं, मेजर पोर्ट भी है, माइनर पोर्ट भी है। इनको और ज़्यादा कमर्शलाइज करना, क्योंकि इंडिया का सागरमाला का एम ये है कि इंडिया के जो नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं, जितने टोटल पोर्ट्स हैं ना इंडिया में, एक तो वो बढ़े, दूसरी चीज़ जो पोर्ट्स अभी एग्जिस्ट करते हैं उनकी साइज भी बड़ी हो जाए। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें इंप्रूव करने की बात की जा रही है। और ये जो पोर्ट्स हैं आपस में छोटी छोटी बोट्स के साथ ये छोटी छोटी रूट, नए नए मैरीटाइम रूट बनाए जाएंगे, ताकि ये पोर्ट्स ना बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाएं, सिर्फ इंडिया से ही नहीं, पूरे वर्ल्ड से। इसी को सागरमाला प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। ठीक है, इसमें और ज़्यादा बहुत छोटे छोटे इनलैंड वाटरवेज का भी एक इंस्ट्रूमेंट है, बट अभी हम उसकी बात नहीं करें। तो द थिंग इज कि कोस्टल शिपिंग बिल से क्या होगा, जो हमारे पोर्ट्स है ना, उनको और ज़्यादा कमर्शलाइज करने की परमिशन दी जा रही है, कि आप उनको और ज़्यादा कमर्शियल यूज़ में दे सकते हो। इससे क्या होगा, जो पोर्ट्स अभी जितना ट्रेड डील कर रहे हैं, वो नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ जाएगा ओवरऑल। तो इससे जो कोस्टल इकोनॉमी है या मरीन इकोनॉमी है इंडिया की, वो और ज़्यादा बढ़ेगी। तो करंटली क्या है, अभी सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ये है कि जो छोटे छोटे वेसल है, वेसल मतलब जो शिप ही होती है, शिप्स को ही वेसल बोल देते हैं, जो छोटी छोटी शिप्स हैं या फिर जो नॉन मैकेनाइज शिप्स हैं, जिनमें जो मशीन है वो अच्छे से नहीं लगी हुई, मतलब वो छोटी शिप्स में ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होती, तो उनके ऊपर ना ओवरसाइट की बहुत कमी है, मतलब गवर्नमेंट उन पर ज़्यादा नज़र नहीं रखती। और ऐसे ही एक शिप से 2008 में बहुत सारे अटैकर्स भी आए थे इंडिया के अंदर, और 26/11 बॉम्बे अटैक भी यहाँ पे हुआ था। ये बाय द वे ये चीज़ है ना, बोली गई है गवर्नमेंट के द्वारा, इसलिए मैंने रिपीट करी है। तो जो छोटी शिप्स हैं, नॉन मैकेनाइज्ड वेसल्स हैं, अब उन पे भी ओवरसाइट या नज़र रखी जाएगी गवर्नमेंट की। ठीक है, देन एक और नया रूल यहाँ पे लाया गया है कि जो इंडियन ओनरशिप की पहले रिक्वायरमेंट थी, कोई भी बड़ी शिप है ना, मैकेनाइज शिप वगैरह, उसको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ये ज़रूरी था कि उस शिप का ओनर कोई ना कोई इंडियन होना चाहिए। ठीक है, उस पूरे प्रोसेस की 100% ओनरशिप किसी इंडियन के पास होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है, अब इस 100% को 51% कम कर दिया है, कि अब कोई कोई पर्टिकुलर बोट है या क्रूज है या कोई बोट का चैनल है, उसमें अगर ओनरशिप किसी इंडियन की सिर्फ 50% ही है, 51% ही है, और 49% कोई फॉरेन इंसान है या कोई फॉरेन कंपनी है, तो भी उसकी रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। तो ये जो रिक्वायरमेंट थी 100% की, इसको कम करके 51% कर दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे क्या होगा, ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए आ सकता है। ठीक है, एंड ये जो जितने भी रूल्स हैं, गवर्नमेंट ने बोला है कि मारपोल और बंकर कन्वेंशन, ऐसे कन्वेंशंस को फॉलो करने के लिए भी है। अब ये दोनों क्या है, इनके बारे में भी अब पढ़ लेते हैं। ठीक है, वो चीज़ मैंने यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे इंक्लूड करी है। तो मारपोल क्या है? मारपोल कुछ नहीं है, इसमें आप इसको आप देखो ना, MAR का मतलब हो गया मरीन, और POL शॉर्ट फॉर्म हो गया पोल्यूशन का, सिंपल। तो ये एक ऐसा ट्रीटी है जिसको साइन किया गया था, जिसके थ्रू बहुत सारी कंट्रीज ने ये एक प्लेज ली कि वो कुछ ना कुछ करके मरीन पोल्यूशन को कम करेंगे। सिंपल, यही है मारपोल कन्वेंशन। ये जो कन्वेंशन है 1973 में साइन होता है, फिर इसके लिए एक प्रोटोकॉल भी बनता है मारपोल के अंदर ही, वो 1978 में बनता है। और ऐसे अभी जो कन्वेंशन लागू है, वो ये दोनों चीज़ें 1983 में फाइनली फोर्स में आ जाती है। तो मैं तो आपको ये बोलूँगा कि आप 1973 और 1983 एटलीस्ट ये 2 ईयर्स तो याद रखो, क्योंकि प्रीलिम्स में मैच द फॉलोइंग में वो आपसे ना बहुत सारे कन्वेंशन लिख देंगे और यहाँ पे ईयर लिख देंगे, आपको मैच करना पड़ेगा। कभी कभी मैच द फॉलोइंग में वहाँ पे कन्वेंशन का नाम लिख देंगे और यहाँ पे उसका पर्पस लिख देंगे, और आपको इस कन्वेंशन को पर्पस से मैच करना पड़ेगा, और ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं। तो आई विल रिकमेंड ये दोनों आप याद रखो। मारपोल कन्वेंशन एक्चुअली कब आया था, और उसका जो आज जो जिस हालत में कन्वेंशन है, वो कब फोर्स में आया था 1983 में, ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी तो क्रोनोलॉजी पूछ लेता है कि वो आपको 3-4 कन्वेंशन दे देंगे और बोल देंगे कि जिस साल में वो आए थे ना,
उसके अकॉर्डिंग अरेंज करो। वहाँ पे ईयर लिखे नहीं होंगे, आपको याद होना चाहिए कि वो किस साल में आया था। तो ऐसे अरेंज करने के लिए भी बोल देते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बोला है कि आपको ये ध्यान रखना है। फिर बंकर कन्वेंशन क्या है, ये भी बहुत सिंपल है कि एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारी जो शिप्स हैं वो ऑयल को कैरी करती है, ठीक है, ऑयल को कैरी करके ले जाती है एक जगह से दूसरी जगह। देखो इंडिया भी बहुत ज़्यादा जो ऑयल इंपोर्ट करता है ना बाहर से, वो शिप्स पर ही आता है। कभी कभी क्या होता है कि शिप के बंकर में से ऑयल लीक हो जाता है समुद्र पर, और क्योंकि ऑयल की डेंसिटी वाटर से कम है, तो जो ऑयल है वो समुद्र के सतह पर पूरा फैल जाता है और पूरा उसको कवर कर लेता है। इससे बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल डैमेज होता है। इस डैमेज को कम करने के लिए एक बंकर कन्वेंशन भी साइन करा था, जो कि 2008 में इफेक्ट में आया था, 2001 में साइन होने के बाद। तो इन दोनों का जो पर्पस है ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो दो एक्ट्स हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, ये दोनों जो एक्ट्स हैं ये मार्पोल और बंकर कन्वेंशन के साथ अलाइन भी करते हैं। वो प्रिंसिपल्स इन एक्ट्स के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए गए। सिंपल। नेक्स्ट, आईएनएस तुशील कमीशनड इनटू इंडियन नेवी इन कैलिनिनग्राड। तो आपको ध्यान रखना है आईएनएस तुशील क्या है। इस पे प्रीलिम्स में एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बनेगा, अगर बनेगा भी तो, और जो बाकी एग्जामिनेशन है उसमें भी इतना ही क्वेश्चन बनेगा। पहली बात आपको पता होनी चाहिए क्या है। ये एक फ्रिगेट है। फ्रिगेट इस टाइप की एक शिप होती है। अब देखो आप इसको ढंग से देखो, इस शिप पे, इस पे ना ऊपर बहुत सारे एंटीना लगे हुए हैं, है ना, बहुत सारे छोटे छोटे एंटीनाज हैं। तो इस शिप को यूज़ करा जाता है कम्युनिकेशन के लिए, और बहुत जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं जिन पे प्लेन्स भी लैंड हो सकते हैं, एक डिस्ट्रॉयर होता है जिसके अंदर कुछ कैनन्स लगी होती हैं ताकि वो फायर कर पाए। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की शिप होती है। तो फ्रिगेट भी एक टाइप की शिप है जो यूजुअली, इसके भी बहुत सारे फायदे हैं, बट ये कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ज़्यादा बड़ी शिप नहीं होती है, ठीक है। और ये गाइडेड स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल इसमें फिक्स्ड है। आईएनएस तुशील इसका नाम है। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ लेंगे कि आईएनएस तुशील क्या है, वो एक फ्रिगेट है। ऑप्शन में डिस्ट्रॉयर भी लिखा होगा, बट ये डिस्ट्रॉयर नहीं है, ये एक फ्रिगेट है, और इसमें स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल लगी हुई है। देन अब ये जो आईएनएस तुशील है ये किस प्रोजेक्ट के अंदर बनी है, ये प्रोजेक्ट 1135 के अंदर बनी है। ये 1135 का नाम आपसे यूपीएससी में तो नहीं पूछेंगे किस प्रोजेक्ट में है, लेकिन जो वनडे एग्जामिनेशन होती है वहाँ पे आपसे ये पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर 6 ओवरऑल जो फ्रिगेट्स हैं वो बन चुके हैं, ठीक है, 6 फ्रिगेट बन चुके हैं प्रोजेक्ट 1135 के अंडर। फाइन। इस 6 फ्रिगेट में भी मल्टीपल टाइप्स हैं, कुछ टाइप्स हैं, अब वो टाइप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ध्यान रखना है जो आईएनएस तुशील अभी बनी है ये 7th है, ठीक है, 6 तो बन चुके हैं, ये 7th है, और ये क्रिवक 3 क्लास का एक फ्रिगेट है। अब इसका मतलब क्या है कि ये क्रिवक 3rd का फ्रिगेट है। एक्चुअली क्रिवक नाम से ही एक शिप है या एक वेसल है ऑलरेडी, मतलब क्रिवक 3rd नाम से एक वेसल थी, उसी वेसल का टाइप है ये, इसलिए इसको बोल दिया गया कि ये इस क्लास से बिलोंग करता है। मतलब एक शिप है जिसमें कुछ टेक्नोलॉजी है, अब उसी टेक्नोलॉजी की टाइप की नई शिप बना दी आपने, तो आपने नाम तो उसको तुशील दे दिया, लेकिन पहले वाली जो शिप थी उससे सिमिलर ही है ना, तो ये उसी क्लास की हो गई। तो क्रिवक 3rd क्लास की ये फ्रिगेट है। क्रिवक 3rd नाम से एक पहले फ्रिगेट होती थी, उसी के जैसी ये है, इसलिए ये उसी क्लास की मानी गई है। बेसिकली इतना आपको ध्यान रखना है। जितनी भी चीज़ यहाँ पे लिखी है इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। वनडे एग्जामिनेशन पे यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। प्रीलिम्स में थोड़े से कम है, बट फिर भी आ सकते हैं। नेक्स्ट, यूजीसी फाइनलाइजेस ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर प्रमोटिंग एक्सेस टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एजुकेशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक न्यूज़ है, क्योंकि ये देखा गया है कि देखो बहुत सारे लोग हैं। आप ये मान लो जो कारपेंटर है, एक कारपेंटर है जो कि बहुत ही यंग एज से उसने जो वुड है उस पर काम करना सीख लिया, और वो बहुत ही अच्छे से कारपेंट्री करता है, लेकिन उसके पास कोई सर्टिफिकेट है क्या? नहीं, वो तो बचपन से काम कर रहा है, उसको कौन देगा कारपेंट्री का सर्टिफिकेट, है ना। और एक ऐसा इंसान है जो डिफरेंट डिफरेंट जगह से उसने नॉलेज गैदर करी है, और प्रैक्टिकल नॉलेज गैदर करी है, और उस नॉलेज को वो यूज़ कर रहा है। अब इस इंसान को किसी कंप्यूटर की डिग्री करनी है, मान लेते हैं, मतलब इसने कंप्यूटर की बहुत सारी नॉलेज गैदर कर ली, लेकिन ये स्कूल इसने पूरा नहीं किया अभी, मान लेते हैं 10th से निकल गया, लेकिन इसको कंप्यूटर साइंस में, या मान लेते हैं इसको बीसीए करना है, अभी कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड डिग्री इसको करनी है, लेकिन इसने तो स्कूल पूरा नहीं करा, तो इसको डिग्री करने के लिए अनुमति मिलेगी ही नहीं। लेकिन इसके पास नॉलेज तो पूरी है, और इसने काम भी करा है उस नॉलेज को यूज करके। तो इस सिचुएशन में क्या करा जाए? इस सिचुएशन में क्या होगा, यूजीसी ने ये डिसीजन लिया है कि वो क्या करेगी, वो करेगी रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। मतलब किसी भी इंसान की प्रायर मतलब पहले वाली, किसी भी इंसान ने जो ऑलरेडी लर्न कर रखा है ना, उसको रिकॉग्नाइज करा जाएगा, उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। मतलब कारपेंटर ने किसी इंस्टीट्यूट में जाकर कारपेंट्री नहीं सीखी, मतलब ऐसा ये होता कोई इंसान किसी इंस्टीट्यूट में जाता और वहां से कारपेंट्री सीखता,
कुछ महीने, तब जाके उसको सर्टिफिकेट मिलता, ठीक है। लेकिन ये जो कारपेंटर है इसके पास तो कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या इसका जो काम है या इसका एक्सपीरियंस है वो किसी काम का नहीं है? अब ऐसा नहीं होगा। इस कारपेंटर का जो एक्सपीरियंस है और इसके पास जो स्किल है, अगर ये किसी इंस्टीट्यूट में जाके इसने स्किल एक्वायर नहीं करी ना, तो भी इसको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ये जो इंसान है इसके पास बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन इसकी जो स्कूल की क्वालिफिकेशन है वो फुलफिल नहीं है, बट क्योंकि इसके पास नॉलेज काफ़ी अच्छी है, इसको फिर भी डिग्री करने के लिए अलाउ कर दिया जाएगा, ठीक है। हायर एजुकेशन में इसको अलाउ कर दिया जाएगा, इवन दो स्कूलिंग एजुकेशन उसकी पूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी जो प्रायर लर्निंग है उसको रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना है, और ये मेनली हायर एजुकेशन के अंदर है, इसलिए जो यूजीसी है वो इस पे काम कर रहा है। और ये रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के द्वारा आया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल की जो स्किल है, जो नॉलेज है या जो उसका एक्सपीरियंस है, उसको समझा जाएगा, ठीक है। उसको पहले तो परखा जाएगा कि भाई कितनी स्किल है तुम्हारे पास, और उस स्किल के अकॉर्डिंग उसको रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा एक सर्टिफिकेट देके उसको, ठीक है। तो जो आरपीएल है वो मल्टीपल टाइप की हो सकती है। मतलब प्रायर लर्निंग किस किस टाइप की होगी? फॉर्मल लर्निंग हो सकती है, मतलब कोई इंसान अगर जेन्युइनली किसी इंस्टीट्यूट में जाके सीख के आए तो उसको सर्टिफिकेट मिल ही जाएगा। नॉन फॉर्मल लर्निंग, मतलब वो ऑर्गेनाइज लर्निंग करी है उसने फॉर्मल सिस्टम के बाहर। इसका क्या मतलब है? देखो ये तीनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल में क्या है? सपोज कारपेंटर की बात करते हैं, एक इंसान है जो गवर्नमेंट ने एक इंस्टीट्यूट लॉन्च करा जहाँ पे लोग जाके कारपेंट्री सीख सकते हैं, वुड वर्क सीख सकते हैं। ये इंसान उस इंस्टीट्यूट में गया, उससे वहाँ से सीख के आ गया, इसको सर्टिफिकेट मिल गया। ये हो गया फॉर्मल, कि भाई एक स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन सिस्टम से इसने ये स्किल सीखी है। दूसरी होती है नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल में क्या है कि 3-4 जो ऑलरेडी कारपेंटर करते थे काम, अब उन्होंने सोचा कि देखो आसपास जो लोग हैं इनके पास इस स्किल की ज़रूरत है इनको, ताकि इनको अच्छे से जॉब मिल जाए। तो 3-4 कारपेंटर्स जो कि बहुत एक्सपीरियंस है, उन्होंने अपने आप ना एक एक शिविर खोला, इन जनरल एक प्रोग्राम चलाया अपने आप ही। गवर्नमेंट से कोई फंडिंग नहीं है, ना ही उनका कोई इंस्टीट्यूट है। उन्होंने अपने आप एक प्रोग्राम चलाया और बहुत सारे लोगों को कारपेंट्री सिखा दी। अब ये कोई फॉर्मल इंस्टीट्यूट तो था नहीं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने सिखाया ना, ये पूरा मॉडल बना के, ये ऑर्गेनाइज था। तो इवन दो ये एजुकेशन सिस्टम के अंदर नहीं था, ये ऑर्गेनाइज था, तो इसको नॉन फॉर्मल लर्निंग बोलते हैं। इनफॉर्मल होती है कि कोई बच्चा है या कोई यंग इंसान है, वो अपने पेरेंट्स के साथ, उसके जो पेरेंट्स हैं या उसके रिलेटिव्स मान लेते हैं, वो वुड वर्क ही करते थे, वो कारपेंट्री करते थे। तो ये जो पर्सन है ये भी उनके साथ करते करते अपने आप सीख गया, ठीक है। ना तो इसको कोई स्ट्रक्चर्ड लर्निंग मिली, ना किसी इंस्टीट्यूट से मिली, इसलिए इसकी लर्निंग को इनफॉर्मल बोला जाएगा। इन तीनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं लास्ट न्यूज़ की तरफ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो आर्टिकल है ये इस चीज़ को डिबेट कर रहा है कि हमारे वर्ल्ड में हर जगह मैटर आपको दिखता है, लेकिन एंटी मैटर कहाँ है? बस यही क्वेश्चन है। अब इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स मेंशन्ड है जो हमारे काम के नहीं है, बट प्रीलिम्स में रैंडमली ऐसी चीज़ें पूछी जाती है कभी कभी। तो जो इस पूरे आर्टिकल में इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी। अब आप खुद ही देखो, अगर आप सांस ले रहे हो तो आप एयर के जो पार्टिकल्स है ना, उसको ब्रीद इन कर रहे हो, वही तो आप ब्रीद इन कर रहे हो। हाँ, आप हवा को देख नहीं पा रहे, बट फिर भी आपको पता है कि हवा है, ठीक है। आप किसी बेंच पे बैठे हो, किसी स्टूल पे बैठे हो, बेड पर बैठे हो, आपके हाथ में फ़ोन है, लैपटॉप है, कुछ भी है। ये सारी चीज़ें जिसको आप देख सकते हो, इसको आप छू सकते हो, या हवा जो है आप उसको देख नहीं सकते, लेकिन आप हवा को महसूस कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैटर है, ठीक है। मैटर वही होता है जिसके अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो जिसके थ्रू आप उसको इंटरैक्ट करो उससे। लेकिन अगर मैटर है तो क्या कुछ एंटी मैटर भी है? और अगर एंटी मैटर है तो वो कहाँ है? क्योंकि आप अपने आसपास नजर दौड़ाओ, आपको सिर्फ मैटर ही दिखेगा। क्या आपको एंटी मैटर दिखता है? नहीं। तो कहाँ गया वो एंटी मैटर? अब आप खुद सोचोगे कि भाई एंटी मैटर होने की जरूरत क्यों है? देखो, अगर हम मानते हैं ना कि बिग बैंग हुआ है और बिग बैंग से यूनिवर्स स्टार्ट हुआ है, और एक चीज बचपन से आप चीजें पढ़ते आ रहे हो कि जो पूरे वर्ल्ड में एनर्जी है वो कंजर्व्ड है। ये आपने सब ने पढ़ा है, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो या ना, कि पूरे वर्ल्ड में जो एनर्जी है वो कंजर्व्ड है। ना तो कोई एनर्जी को बना सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो अगर बिग बैंग से कोई नई चीज़ पैदा हो रही है, कुछ नया आ रहा है वर्ल्ड में, तो यहाँ पे तो एनर्जी बन रही है। लेकिन अभी मैंने बताया आपको कि ना तो कोई नई एनर्जी बना सकता है, ना ही कोई नई एनर्जी खत्म कर सकता है। तो अगर बिग बैंग ने कुछ मैटर बनाया है, तो उसको बैलेंस करने के लिए कुछ एंटी मैटर भी बना होगा। इसलिए माना जाता है कि एंटी मैटर भी उतना ही होना चाहिए जितना मैटर है।
लेकिन अगर आप आसपास देखोगे तो आपको एंटी मैटर कहीं नहीं दिखेगा, तो वो गया कहाँ एंटी मैटर? यही क्वेश्चन है, बस यही इस पूरे आर्टिकल में लिखा है कि किसी को नहीं पता। एंड द थिंग इज वी डू नॉट नो। हाँ, हमारे पास कुछ थ्योरीज है। क्या थ्योरीज है? पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जो एंटी पार्टिकल है, मतलब एक पार्टिकल है, ऑब्वियसली एक पार्टिकल है, जैसे कोई एक इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन साथ में आएंगे और न्यूट्रॉन साथ में आया, तब एक एटम बन जाता है। तो मतलब ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है ना मैटर के, इनसे मिलके ही कुछ एटम बन रहा है, और एटम से मिलके ही माने तो आपका फोन बन गया। ठीक है, तो मतलब एंड फोन आपका मैटर हो गया, और फोन क्या है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, सिंपल। तो द थिंग इज कि जो एंटी पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे इलेक्ट्रॉन एक मैटर वाला पार्टिकल है, तो इसका चार्ज नेगेटिव है। अब इलेक्ट्रॉन का ही एग्जैक्टली ऑपोजिट जो होगा वो एंटी पार्टिकल हो जाएगा, और वो क्या है, पॉजिट्रॉन। बाय द वे, इलेक्ट्रॉन का जो ऑपोजिट है वो प्रोटॉन नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है ना वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, लेकिन प्रोटॉन का अच्छा खासा मास है। तो इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट प्रोटॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन का जो एग्जैक्टली ऑपोजिट है वो पॉजिट्रॉन है, और इसलिए पॉजिट्रॉन एक एंटी पार्टिकल आप बोल सकते हो। उसका एक पॉजिटिव चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रॉन जैसा ही है। ठीक है, और बहुत सारे पार्टिकल्स को मिलके मैटर बन जाता है, और बहुत सारे एंटी पार्टिकल्स को मिलके एंटी मैटर बन जाएगा, सिंपल। लेकिन वर्ल्ड में एंटी मैटर कहाँ गया? ये बोला गया कि जब बिग बैंग हुआ, जब वर्ल्ड ओरिजिनेट होता है, उसके बाद दोनों जो मैटर है और एंटी मैटर है ना, वो डेफिनेटली सेम क्वांटिटीज में ही बने होंगे, लेकिन वर्ल्ड में कुछ ना कुछ ऐसा इम्बैलेंस आया जिसके कारण एंटी मैटर थोड़ा खत्म होने लग गया और मैटर ही बच गया सिर्फ। ठीक है, अब जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, प्लीज इसको आप साइंस से ज़्यादा रिलेट मत करना, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है, सिर्फ समझाने के लिए। सपोज मेरे पास वाटर है और मेरे पास ऑयल है। ठीक है, अब एक ग्लास है, उसमें मैंने वाटर डाला और उसी में मैंने ऑयल डाला, तो वाटर तो नीचे तक चले जाएगा, लेकिन जो ऑयल है ना वो पानी के ऊपर तैरता रहेगा। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि दोनों अलग जो ग्रेविटी है उससे दोनों, वाटर डेफिनेटली नीचे है, तो मतलब ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस वाटर पे ज़्यादा है, ऑयल पे कम है क्या? नहीं, ऑयल को भी जो ग्रेविटी है वो सेम एक्सेलरेशन से खींच रहा है, लेकिन ऑयल की डेंसिटी कम है, इसलिए वो वाटर के ऊपर तैर रहा है। इसका मतलब यही है, इवन दो दोनों पे जो फोर्स है वो सिमिलर है, फिर भी ऑयल ऊपर क्यों है और वाटर नीचे क्यों है? क्योंकि उनका जो इंटरेक्शन है एक दूसरे से, या आसपास जो पूरा एनवायरमेंट है उससे जो इंटरेक्शन है वो डिफरेंट तरीके का है। इसलिए जो एंटी मैटर है और मैटर है वो डेफिनेटली सेम क्वांटिटी में बने होंगे, लेकिन जो सराउंडिंग है उससे हो सकता है मैटर किसी और तरह से इंटरैक्ट करता हो, एंटी मैटर किसी और तरह से इंटरैक्ट करता हो, और उसके कारण जो है एक इम्बैलेंस आया, जिससे अब जो मैटर है सिर्फ वही बच गया और एंटी मैटर बहुत कम हो गया। बस यही चीज़ यहाँ पे एक स्पेकुलेशन है, और ये भी एक स्पेकुलेशन है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता क्या हुआ। ठीक है, तो बस यही था आज का एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में, एंड हैव अ गुड डे।